आज विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित कहानी माटी वाली, जो एक विस्थापन की समस्या पर आधारित कहानी है। विस्थापन से आप समझ सकते हैं कि अपने घर या आप कह सकते हैं अपने स्थान को छोड़ना, जिसमें एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया है जो टिहरी शहर में आप कह सकते हैं कि घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करती है। टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ एक मोहल्ला है जहां पर माटी वाली अपने सर पर एक कंटर, जिसे आप कनस्तर कर सकते हैं, उसे मिट्टी लेकर जो है जिसको ज़रूरत होती है उसके घर पर ले जाती है, उसको पहुंचा देती है। एक तरह से वह समय है जब आप कह सकते हैं कि कच्चे मकान हुआ करते थे और हर घर में लाल मिट्टी की ज़रूरत हुआ करती थी। लिपाई पोताई करना और रसोई घर जो आप कह सकते हैं, किचन जिसे आप कहते हैं, उसमें चौके की लिपाई पोताई करना, तो एक आप कह सकते हैं कि आवश्यकता थी मिट्टी की। एक तरह से बहुत ही ज़रूरी होता था। बगैर मिट्टी के लिपाई पोताई नहीं अगर नहीं हुई है तो खाना बनना जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संभव नहीं होता था। संभव से तात्पर्य है कि बगैर साफ सफाई के कोई खाना नहीं बनाता था। वह एक समय था। उस समय हर घरवासी आप कह सकते हैं कि बुढ़िया के ग्राहक हुआ करते थे और बुढ़िया का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, क्योंकि टिहरी शहर में एक इकलौती यही एक बुढ़िया थी आप कह सकते हैं जो मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। मिट्टी वाली का एक पहचान भी आप एक तरह से, अगर शहर में कोई भी अगर उसको कंटर को देख लेता तो भी वो समझ जाते वह बुढ़िया मिट्टी वाली ही है। इस तरह से सेमल तप्पड़ के मोहल्ले के आखिरी घर में वह मिट्टी लेकर पहुंचती है और जैसे ही अपने सर से मिट्टी से भरे कंटर को नीचे उतारती है तो तब तक वहाँ पर 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उससे कहती है कि माँ ने कहा है कि हमारे घर में भी माटी पहुँचा देना। बुढ़िया माटी वाली उस घर में पहुँचती है और मालकिन जो है घर के आंगन में एक कोने में आप कह सकते हैं कि मिट्टी उड़ेलने की बात करते हैं। माटी वाली वहाँ पर मिट्टी को उड़ेलती है कंटर से और तब तक वह मकान मालकिन आप कह सकते हैं कि रसोई से घर से 2 रोटियां लाकर उस बुढ़िया को सौंप देती है। बुढ़िया जैसे ही वह मालकिन घर में दोबारा जाती है तब तक बुढ़िया क्या करती है, अपने सर पर रखे हुए डिल्ला मतलब एक पुराने कपड़े का बना लेना जिससे सर पर रख लेते हैं लोग और जिससे उस पर अगर कोई बोझा रखे तो इस तरह से चुभे न। बुढ़िया उस डिल्ले को उतारती है और उसे परत दर परत खोलती जाती है और वह एक फटे हुए चद्दर के रूप में प्रकट होता है और उससे एक कोने में वह एक रोटी छिपा लेती है। वह रोटी अपने बूढ़े पति के लिए छिपाती है और ठकुराइन उस मालकिन के आने से पहले वह जो है एक रोटी का ऐसा जो है अभिनय करती है कि जैसे मैं एक रोटी खा चुकी हूँ। मुंह ऐसे चलाती है जिससे मालकिन देखें तो उन्हें लगे कि मैं एक रोटी खा चुकी हूँ। कुछ देर के बाद मालकिन क्या करते हैं, कुछ एक पीतल के गिलास में जो है चाय ला कर देते हैं। माटी वाली जब उसको देखती है तो बोलती है कि ठकुराइन, अभी तक आप जो है इस पीतल के गिलास को संभाल कर रखी हुई हैं, अब किसी घर में पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देते। ठकुराइन बोलती हैं, ये हमारे पूर्वजों की गाढ़ी कमाई की एक तरह से निशानी है। वह किस तरह संघर्ष करके एक एक पैसा जुटा कर कैसे अपने पेट को काट कर ये सब बनाए हैं, तो इसे यूँ में बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं लेता। और वह जो है उस गिलास को पकड़ती है और कपड़े से, क्योंकि चाय गर्म होने के कारण जो है गिलास भी गर्म था, तो वो इस तरह से फूंक मारती है और उसे पीने का रोटी को चबा चबा कर और उससे जो चाय को पीकर पीती रहती है। मालकिन कहते हैं, देख साग सद्दा बासी साग कुछ है नहीं, अब इसी चाय के साथ निकल जा। बुढ़िया कहती है कि ठकुराइन,
चाहे तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। अर्थात आप समझ सकते हैं कि एक गरीब के लिए, एक लाचार, एक मजबूर के लिए चाय भी एक अच्छा खासा माध्यम बन जाता है, साग बन जाता है। और ठकुराइन कहते हैं, भूख तो अपने में एक साग होती है बढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। आप समझ सकते हैं कि जब इंसान को भूख लगी हो तो वह नहीं देखता कि भोजन कैसा है, अर्थात भूख मीठी होती है। और बुढ़िया जो है उसको खाती है, और इस तरह से वह फिर दूसरे घर में पहुंचती है। दूसरे घर में पहुंचने पर उस बुढ़िया को वहां से भी 2 रोटी मिल जाती है। इस तरह से बुढ़िया जो है समाज की एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए उस रोटी को भी अपने उस डिल्ले में बांध लेती है एक छोर में, और बड़ी मगन होती है कि चलो आज हमारे पास 3 रोटी एकत्रित हो गया है। और वह बुढ़िया जो है वहाँ से निकलती है और रास्ते में सोचने लगती है कि आज अपने पति को मैं जो है कोरी रोटी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि आज उसे कुछ ऐसे और पैसे भी मिल गए थे। तो सोचती है कि चलते समय मैं पाव भर प्याज लूँगी और उसे अच्छी तरह से कूटूँगी और तवे पर पकाऊँगी, और उसके बाद पहले मैं बुढ़े को अर्थात अपने पति को, बुढ़िया कहती है कि पहले मैं रोटी जो है दिखाऊँगी, कोरी रोटी, उसको जो है तली हुई प्याज नहीं दिखाऊँगी, लेकिन जैसे वह तली हुई प्याज देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। इस तरह से वह रास्ते में ये सोचते हुए आगे बढ़ती है। और जैसे ही वह घर पे पहुंचती है तो एक तरह से उसका जो बूढ़ा पति है उसके जो है पैरों के आहट से ही वह चौंक जाता था, बैठ जाता था। लेकिन आज जब वहाँ पहुँचती है तो वह जो है उठता नहीं है। उसके पास जाकर छूकर देखती है तो उसका बूढ़ा माटी छोड़कर जा चुका था। एक तरह से कह सकते हैं उसकी मृत्यु हो गई थी, और वह लाचार, मजबूर, परेशान वहाँ पर बैठती है, रोती है। और उसी बीच जो है टेहरी बांध का निर्माण शुरू होता है, और वहाँ पर जो पुनर्वास अधिकारी होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। विस्थापन के कारण जो है लोग वहाँ से घर छोड़ छोड़ भाग रहे थे, तो बुढ़िया भी उस अधिकारी के पास पहुँचती है। कहती कि साहब, इस हम गरीब का घर नहीं उजड़ना चाहिए। कहते हैं कि तेरे पास कोई कागज़ है? तो कहते हैं मेरे पास तो कोई कागज़ नहीं है, मैं तो माटा खाना जहाँ से मिट्टी निकाल कर घर घर पहुँचाने का काम करती थी। तो कहते हैं यार तेरे नाम से माटा खाना हो तो उसका कागज़ ला, तो मैं तुझे कहीं दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर दूंगा। इतना सब कह सकते हैं कि पुनर्वास दूसरे स्थान पर बसा देना। वो कहती मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो कहते फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भाई देख, ये तेरी समस्या है, तू जान तू करेगी क्या नहीं करेगी। बुढ़िया लाचार मजबूर अपने उस माटे खाने के पास बैठी रहती है, और टेहरी बांध बनने के कारण दूसरी 2 सुरंगें बंद कर दी जाती हैं, जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। और रास्ते में जितने लोग आते जाते रहते हैं उनसे बार बार बस यही कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये तरह से आप समझ सकते हैं कि गरीब का आदमी का जो बुढ़िया कहती है कि शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात घर उसके लिए शमशान होता है जिस घर में किसी को सुख न हो, शांति न हो, कभी भरपेट खाना न मिले, तिल तिल कर कर वह वहाँ पर मरता हो। तो उस तरह का जीवन इस बुढ़िया का है, क्योंकि वह झोपड़ी में रहती है लेकिन कभी उसे भरपेट जो है खाना नसीब नहीं होता। दिन रात वह संघर्ष करती है, इतना सब कर सकते हैं। और वह जो है अपने अच्छे और बुरे भाग के विषय में कुछ सोच नहीं सकते। अच्छे और बुरे भाग के विषय में वही सोच सकता है जिसके पास खाने के बाद कुछ बचे, जिसके पास समय हो। और बुढ़िया के पास अपने अच्छे और बुरे भाग के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि वह सुबह से लेकर शाम तक खटती रहती, घर घर मिट्टी पहुँचाने का कार्य करती है, लेकिन तब भी उसे भरपेट खाना मिलता नसीब नहीं होता, एक तरह से आप कर सकते हैं। तो यह जो एक कहानी है, एक लाचार, मजबूर, परेशान, एक माटी वाली जो हरिजन बुढ़िया है उससे संबंधित है, और कैसे जो है एक गरीब इंसान कितना संघर्ष करता है और उसे खाने के लाले पड़े होते हैं, वह भरपेट खाना भी नहीं खाता। तो कहीं न कहीं से एक समाज पर समाज इसके माध्यम से उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आप समझ सकते हैं कि जो लाचार मजबूर हैं उनके प्रति भी अमीर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और इसके विषय में आप समझ सकते हैं विस्थापन की समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। गरीब एवं श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है,
लेखक ने इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इसे आप सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा